नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। डर और आशंका की आवाजें फिर से एक बार उठी हैं। क्रिएटिव बिरादरी से ये आवाज एक बार फिर से आई है। मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि उन्हें देश में डर लगता है। जी हां, शाह ने देश के हालातों पर बोलते हुए मजहब के नाम पर फैल रही नफरत का हवाला दिया है। बुलंदशहर हिंसा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान से ज्यादा कीमत गाय की जान की है। उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भी दुख और डर का इजहार किया है। वो कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए डर लगता है। 3 साल पहले छिड़ी असहिष्णुता की बहस और अवार्ड वापसी के बाद फिर से एक बार देश के माहौल पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इसे राजनीति से बता रहा है प्रेरित, तो कोई भयानक घटनाओं से उपजा वाजिब डर इसे बता रहा है, जो कुछ भी शाह ने कहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हम क्या कुछ कहा है नसरुद्दीन शाह ने अपनी बातचीत में, बातचीत का वो हिस्सा जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ये मानते हैं कि शाह का बयान हास्यास्पद है। उन्होंने आशंका जाहिर कर दी है कि शायद किसी के प्रभाव में आकर एक्टर ने यह बयान दिया होगा। उन्हें ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने नसरुद्दीन शाह को सलाह दे दी है कि जहां अच्छा लगता है वो वहीं चले जाएं। सेफ जगह नहीं लगती हिंदुस्तान, वो जहां जाके जाना चाहे वहां बस जाए। देखिए, मुझे लगता है कि नसरुद्दीन शाह साहब का जो बयान है वो मुझे लगता है बड़ा हैरत हुई मुझे कि उनका अलीगढ़ से बॉम्बे तक का सफ़र और फिल्म सिटी के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से उनका मान और सम्मान, देश की सर्वोच्च सदन में भी उनका इतना बड़ा सम्मान हुआ है अपने एक्टिंग के चलते, उनको देश की जनता ने हमेशा सराहा है। और उनका इस तरह का बयान आना मुझे तो बड़ा हास्यास्पद और बड़े हैरत करने वाला बयान भी लग रहा है। कौन लोग हैं उनके पीछे जिन्होंने इनसे ही बयान दिलवा दिया? उनको तो देश के सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें कहाँ नजर आने लगा ये सब चीजें, वो कहाँ इन सब चीजों को उलझ कर रह गए? मुझे लगता है कि वो राजनीतिक आदमी तो नहीं। आखिर ऐसी आवाजें बार बार अगर उठ रही हैं तो इसका आधार क्या है? कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों भीड़ तंत्र का जिक्र बार बार हो रहा है और क्यों लोग कह रहे हैं कि देश में डर लगता है। जी हां, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 4 साल में मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हैं। 2015 से अब तक 68 लोगों की जान चली गई है। 50% शिकार 4 सालों में मॉब लिंचिंग के मुसलमान हुए हैं। ये एक आंकड़ा है जो कि कई सवाल खड़े करता है। 2014 में 11 लोग जख्मी हुए। 2015 में गोरक्षा के नाम पर हिंसा में 10 लोगों की हत्या कर दी गई। 2016 में 8 लोगों की मौत हो गई गोरक्षा के नाम पर हुई हत्याओं में। इसके अलावा 2017 के भी आंकड़े हमारे पास हैं, 11 लोगों की हत्याएं हुई। ये आंकड़ा जो है वो बहुत कुछ कहता है। 4 साल में 134 मामले अगर मॉब लिंचिंग के सामने आए हैं तो आप समझिए कि ये गंभीर है और यहीं से उपज रहे हैं ऐसे बयान, ऐसी आशंकाएं, ऐसा डर। और इसी को लेकर के नेशनल वॉइस के कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बुलंदशहर हिंसा मामले में लापरवाही से गलत संदेश आखिर क्यों गया? कौन फैला रहा है मजहब के नाम पर नफरत? ये बहुत अहम सवाल है। क्या देश में डर का माहौल पनपा है पिछले कुछ सालों में? और क्यों बार बार ये आवाजें जिसमें डर भी है, आशंकाएं भी हैं, वो उठ रही हैं और सवाल नेताओं से मांगा जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी कि चुनाव से पहले ऐसे बयान जब आते हैं तो भी आशंकाएं पैदा होती हैं, तो भी मंशा पर सवाल कई खड़े होते हैं। हम इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इन हालातों पर बार बार जिक्र होता है और क्यों क्रिएटिव बिरादरी ये मानती है कि देश में डर का माहौल है। क्योंकि बहुत कुछ कहा है नसरुद्दीन शाह ने और हमने उनका बयान आपको सुनवाया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके बच्चों के लिए उन्हें डर लगता है और उन्होंने
अपनी मजहबी तालीम की बात की है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसको बहुत ज़्यादा मजहबी तालीम हासिल है। उनकी जो पत्नी है उनका जिक्र किया है, उनके पास मजहबी तालीम और कम है, बच्चों को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया है, उन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन अगर कभी भीड़ ने बच्चों को रोक लिया और उनसे पूछा कि तुम किस धर्म के हो, तो वो क्या कहेंगे? ये तमाम बातें सोचकर वो डर जाते हैं। ये कहा है नसरुद्दीन शाह ने, बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, और जब वो ऐसा कह रहे हैं देश के हालातों पर तो वाकई बहुत कुछ सोचने की, इसके इर्द गिर्द विचार करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा आपसे कुछ साल पहले, करीब 3 साल पहले, एक्टर आमिर खान ने ऐसा ही बयान दिया था, शाहरुख खान ने भी ऐसा ही बयान दिया था, और उसके बाद बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, चर्चाएं हुई, उसमें बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि उनका डर वाजिब है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर इस तरह का डर है तो जहां अच्छा लगता है वहां चले जाइए। और फिर से एक बार इसी तरह की सलाह दी जा रही है शाह को। शाह साहब को ये कहा है बाबा रामदेव ने, जब उनसे पूछा गया कि नसरुद्दीन शाह ने इस तरह का बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि जहां अच्छा लगता है वहां चले जाएं। क्या इस तरह से सलाह दे देने से इस मसले का हल हो जाएगा, या फिर वाकई हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है कि क्रिएटिव बिरादरी जो है वो ये कह रही है और उसके मन में आशंकाएं उठ रही हैं? अगर भीड़ तंत्र का बार बार जिक्र हो रहा है तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिस तरह बढ़ी हैं वो हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया, और जो नसरुद्दीन शाह ने कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तुरस जैदी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू महासभा की ओर से, आपका भी स्वागत है। आपसे कुछ देर में कलीम खान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही करूंगी तुरस जैदी साहब, क्यों ऐसा होता है कि बार बार ये आशंकाएं लोगों के मन में पैदा होती हैं? अब से कुछ साल पहले असहिष्णुता के नाम पर जो बड़ी बहस छिड़ी वो हमें आज भी याद है, और उसके निशान अभी भी बाकी हैं। अब फिर से एक बार उसी दिशा में ये आशंका व्यक्त की है शाह साहब ने, और उन्होंने कहा है कि उन्हें खुद के लिए डर लगता है, अपने परिवार के लिए डर लगता है, इस देश के माहौल के लिए डर लगता है, बच्चों के लिए डर लगता है। आखिर क्यों ये आशंकाएं बार बार? बहुत अफसोसनाक और घृणित बयान है नसरुद्दीन शाह का, जो देश को विघटन की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से किसी के दबाव में, विघटनकारी शक्तियों के दबाव में ऐसा बयान दिया गया है। ये भारत माँ की वो भूमि है कि जब एक भारतीय मुसलमान बच्चे को पाकिस्तान के खूनी पंजे से छुड़ा के लेके आई हैं हमारी विदेश मंत्री जी नेहाल अंसारी ने, आके भारत की भूमि को पहले चूमा है, तब भारत की भूमि में प्रवेश किया है। आज नसरुद्दीन शाह ने जो बयान दिया है वो यकीनन विघटन की श्रेणी में आता है, और मैं सरकार से ये मांग करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे घृणित व्यक्ति को, ऐसे घृणित बयान देने वाले को तत्काल कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कोई भी असंतोष उत्पन्न ना हो सके। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क आप है। ये मानते हैं कि ऐसा बयान देने वाला या फिर अपनी परेशानियों को व्यक्त करने वाला जो शख्स है वो घृणित है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आप उन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? जैदी साहब सुन लीजिए, उन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं जिनका आंकड़ा हमने रखा आप सबके सामने, दर्शकों के सामने, और सरकार में होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि किस कदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, और आंकड़ा यह भी कहता है कि उसमें एक बड़ा तबका जो है पीड़ितों का वो अल्पसंख्यक है। क्या इन आंकड़ों को नजरअंदाज करके आप उस शख्स को ही घृणित साबित कर रहे हैं जिसने इन आशंकाओं को जाहिर किया? बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। आपको एक चीज बता दूं, नसरुद्दीन शाह ने यह बयान एक मुसलमान की हैसियत दिया है। अगर एक मुसलमान की हैसियत से उन्होंने यह बयान दिया है तो यह निश्चित रूप से विघटनकारी बयान है। वो किसी दबाव में कर नागरिक के नाते ये बयान दिया है। आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से पहले बात वो अपने घर में एकता स्थापित करें। लेकिन उन्होंने देश के नागरिक के तौर पर ये बयान दिया है। महिला से उन्होंने शादी की है, उसका हिंदुस्तान क्या बात है सर, एक सेकंड, की भूमि की बहुत आसान है। एक सेकंड, मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं बात पहले कर लूं। एक सेकंड सर, आज क्या नसरुद्दीन शाह अपने नाम के आगे पाठक लगाएंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है कि जब बात देश के हालात पर हो रही है तो आप किसी की निजी जिंदगी से कुछ बातें निकाल करके उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, भारत भूमि में रहने वाला हिंदुस्तान का हमारा, कैसे कर सकते हैं हमारी कोई भी बहन हो,
वो अगर एक हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान के साथ परिवार बसा सकती है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मुसलमान को अगर हिंदुस्तान में डर लग रहा है तो निश्चित रूप में उसको हिंदुस्तान में रहने का तो कोई उन अधिकार तमाम नहीं। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को हम भुला दें जिसका सर, बार बार बिल्कुल जिक्र नहीं। होता है, टीवी सर, पर जहां रिपोर्ट्स जहां देखते ऐसी हैं, घटनाएं- आम आदमी को डर लगता है कि अगर मैं वहां पर होता तो मेरा भी हशर शायद वही हो सकता था। शुभ्रा जी, उन तमाम घटनाओं को हम शुभ्रा भुला जी, दें और उस आदमी के पीछे पड़ जाएं जो सरकार परेशानी जाहिर कर रहा है, जो कहीं अपनी पर भी आशंकाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, अपनी जो सरकार उम्मीदें ने हैं उसका सरकार से संज्ञान वो लिया जाहिर कर रहा है। उसके खिलाफ कठोरतात्मक कार्रवाई की है और जो भी संविधान के मौलाना दायरे में, अंसार कानून रजा। के दायरे में होता है वो हो रहा है। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर गरीब नवाज फाउंडेशन की ओर से। रजा साहब, आपका स्वागत है नेशनल वॉइस में। यहां पर बीजेपी की ओर से तुरत जैदी बैठे हुए हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया शाह के बयान के बारे में तो उनका यह कहना है कि घृणित बयान है और ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि जो बात कही है नसरुद्दीन शाह ने उस पर अगर सरकार की यह प्रतिक्रिया आ रही है तो उसके पीछे क्या है, क्यों ऐसा है? पहले बात तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सरकारी बयान है, ये क्या है? क्या सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा है जो अभी हमने सुना है? मैं उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। जो अभी आपसे बाइट में जो बात कर रहे थे, मैं चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता है सर। जी, जो भी है मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मेरी जान को खतरा है। उनके बारे में इनका क्या ख्याल है? सर से ये भी पूछ लीजिएगा इनसे। अब आ जाइए नसीरुद्दीन साहब के बयान पर। नसीरुद्दीन साहब ने जो बयान दिया है, मैं अपने मुल्क का एक नागरिक होने की हैसियत से मैं एक बात कह रहा हूं कि जब सुबोध सिंह जैसे देश के रक्षक की मौत हो सकती है यहां, तो आम आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता? बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज मसला ये है कि 4.5 साल में जिस तरह से खाली मुसलमानों में खौफ नहीं है, हमने इसी लखनऊ में ये भी देखा है कि जब विवेक तिवारी की मौत हुई थी तो उसका फर्जी इनकाउंटर करने वाले के पक्ष में लोग काली पट्टी बांध करके खड़े हो गए थे, और आज सुबोध सिंह साहब की मौत पर लोग अपने मुंह में पट्टी बांध करके बैठे हुए। हमने वो दौर भी देखा है। सुमित की मौत भी हमने इसी मुल्क में देखी है, पहलू खान की भी मौत हमने इसी मुल्क में देखी है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मुल्क में ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? अब जहां तक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है। आपने जो कि कहा कि सरकार क्या कह रही है इस मामले में, सरकार की ओर से जो बयान आया है उस पर भी मैं प्रतिक्रिया आपकी जान लेती हूँ। मोहसिन रजा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है, सरकार नहीं है, उन्होंने ये कहा है, चूंकि राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश की सरकार में, इसलिए मैं उनका बयान आपको बता रही हूँ। उन्होंने ये कहा है कि ये हास्यास्पद बयान है और पता नहीं कौन है जो नसरुद्दीन शाह से ऐसे बयान दिलवा रहा है या किससे प्रेरित तो होकर वो दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब हनुमान जी को सियासत की बूंद नजर आ रही है। योगी जी से किसने कहलवाया था? अंसार साहब आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो तो सबसे पहले मैं भैया बहस करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैंने कह दिया तो सुनिए, आप बहस करने के लिए आप नहीं उस बैठा हूं। मुल्क में रह रहे हैं जहां पर ये आजादी है कि आप भारत के प्रधानमंत्री को कह देते हैं, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कर लेते हैं। मैं कहाँ रह रहा हूँ? सुनिए अंसार साहब, सुनिए मेरी बात, मुझे मालूम है। सुनने की क्षमता पैदा कीजिए। आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर आज सऊदी अरब में होते और सऊदी के खिलाफ आवाज उठते तो आपका सर सऊदी अरब अलग कर चुका होगा। सारा जी सुन तो लीजिए, भाजपा प्रवक्ता जी की बात तो नहीं सुन लीजिए अंसार जी, आप सुन नहीं सकते। आपको डिबेट में आप एक सेकंड सवाल मैं पूछ रही हूँ। देखिए, अब आपने जो जिक्र कर दिया तुरत जैदी साहब, वो बहुत ही हास्यास्पद है अपने आप में कि अगर आप पाकिस्तान में होते, अगर आप सऊदी अरब में होते, क्यों होते साहब वो पाकिस्तान में, क्यों होते वो सऊदी अरब में? अगर हिंदुस्तान का कोई नागरिक, अगर एक सेकंड सुन लीजिए, नसरुद्दीन शाह को क्या अधिकार है ये बात कहने का कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक है वो, हिंदुस्तान के नागरिक है वो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक सेकंड तुरंत जैदी साहब, सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या मालूम है कि मॉब लिंचिंग में अगर जान जाती है तो वो भीड़ जो है वो देख करके हमला नहीं करती है। गौरक्षा के मामले जो है वो हम बता रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर हिंसा में क्या हुआ है, लेकिन बच्चा चोरी के मामले में भी इस देश में मॉब लिंचिंग हुई है और बड़े पैमाने पर लोगों को पीट पीट कर मारा गया है। सिर्फ बात हिंदू मुसलमान पर आप ले आते हैं। अगर कोई शख्स ये कह रहा है तो आप
कहेंगे कि आप सब मॉब सऊदी लिंचिंग अरब की में जो होते, घटनाएं हुई आप हैं, सब उसका- पाकिस्तान में उसका भी विरोध होते, है। भाई हिंदुस्तान का कोई नागरिक है तो भी वो क्यों निर्दोष होता मारा सऊदी? जाता आप पहले है, बताइए ना मुझे, वो संवेदन का मुद्दा है। हिंदुस्तान का अगर कोई नागरिक है हिंदुस्तान का तो वो कोई क्यों भी होता नागरिक, सऊदी अरब उसकी में? आप मौत क्यों पूरे खुद को देश की सऊदी मौत अरब से होती जोड़कर है। देखना चाहते हैं? शुभ्रा जी, आज आप हिंदुस्तान क्यों के खुद को किसी भी सऊदी अरब नागरिक से की जोड़कर मौत देखना चाहते हैं उस सर? पूरे देश के नागरिक एक की मौत सेकंड, होती है। पहली बात जो आपने कहा उस पर मुझे आपत्ति है कि अगर आप सऊदी अरब में होते तो आपके साथ ये होता वो होता। दूसरी बात जो आपकी आपने आपत्ति को मैं निरस्त करता हूं। सेकंड, अगर नसरुद्दीन एक शाह सेकंड, हिंदुस्तान में रह के दूसरा, हिंदुस्तान की दूसरी बुराई आपत्ति कर सुन सकता लीजिए आप, है, दूसरी हिंदुस्तान आपत्ति। में रहने वाले दर्शक हर देख रहे हैं मुसलमान को आपको। हिंदुस्तान का दूसरी आपत्ति सुन हिंदुस्तान का लीजिए। प्रेमी होना सुन पड़ेगा। लीजिए दूसरी आपत्ति इस बात से है, मुझे जो आपने बयान रखा और जो आपने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी उसमें आपने सीधे नसरुद्दीन शाह पर निजी अटैक कर दिया। अगर कोई भी शख्स अपनी राय जाहिर करे, बहुत आसान है निजी अटैक करके उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना, उस पर लांछन लगा देना। जवाब नहीं होता है सर, तब ऐसी बातें होती हैं। मैं आ रही हूं आपके पास, जवाब दीजिएगा। दो आपत्तियां मैंने जाहिर कर दी हैं आपके बयान पर, लेकिन एक सेकंड सर, जैदी साहब एक सेकंड, शिशिर चतुर्वेदी जी से भी मैं बयान ले लेती हूँ, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा की ओर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिशिर चतुर्वेदी जी, गौरक्षा के नाम पर हिंसा हो रही है इस देश में कि नहीं हो रही है? हिंसा तभी जहां हो रही है जहां भी गाय काटी जा रही है, उन लोगों को लोग जब जानकारी मिलती है, जब पुलिस की कार्रवाई में देरी होती है तो जनता अपने हाथ में कानून ले लेती है। क्या ये ठीक है? ये मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, कि इसलिए अच्छा, अगर प्रशासन, अगर से प्रदेश की सरकार समझते हैं कि कानून अपने हाथ में अगर लेना व्यवस्था चाहिए। अगर शिशिर जी, उसको कानून कंट्रोल हाथ नहीं में नहीं करती लेना है तो अगर जनता उसको हाथ में ले लेती है, उसको मैं सही ठहराता हूँ। शिशिर जी, 100 करोड़ शिशिर देश जी, के इस हिंदुस्तानियों के साथ यही अगर उनकी मेंटालिटी भावनाओं तो को है ना ठेस सर। पहुंचाने का इन्होंने जैदी कसरत साहब, आप क्या रखी है, कहेंगे आप इस तो पर? मैं बिल्कुल। आप इस पर क्या सही कहेंगे? ठहराता हूं। यही इस बयान मेंटालिटी को- इस है बयान की जिससे भी अगर मैं- डर लग रहा है इस देश में कुछ लोगों तो फिर आप उसे ही घृणित साबित कर रहे हैं। मैं इनके अगर कुछ बयान लोग को ये भी मानते घृणित कह रहा हूं। हैं, किसी अगर को कुछ लोग ये कानून मानते अपने हैं हाथ कि में लेने देश का में अधिकार नहीं है। कानून को हाथ में ले लेना ठीक जब है, संवैधानिक सरकार यहाँ डर पर नहीं है, लगे यदि साहब, तो क्या हो? नसीरुद्दीन साहब जी को जब कश्मीरी पंडित इस देश में मस्जिद से ऐलान करके समय दे के उनको निकाला जाता है, तब उनको डर नहीं लगता है। मुस्लिम राष्ट्रों में क्या हालात है आज, वहां मुसलमानों के देश में मुसलमान डरा हुआ है, उस पे इनको चिंता जाहिर नहीं कर रही है। आप तुलना क्यों करते हैं सर? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान तमाम मजहबों के लोगों का है, तमाम राज्यों, तमाम क्षेत्रों, तमाम भाषाओं, तमाम जातियों, धर्मों के लोगों का है। आप क्यों इसकी तुलना मुस्लिम कंट्रीज से कर रहे हैं, सऊदी अरब से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं? यहाँ पर जो अधिकार संविधान में दिए हैं उन्होंने मुस्लिम उसको अगर नहीं मिल रहा है किसी नागरिक को, तो क्यों नहीं बोले? ऐसे मुस्लिम से उसमें बात की, उन्होंने अपने बच्चों को बीच में लाए तो निजी बात की, तो भाजपा प्रवक्ता जी ने अगर उनकी वाइफ की बात की तो कौन सी गलत बात की? उन्होंने बच्चों को निजी बात, अपने बच्चों के डर की बात की। शुभ्रा जी, मैं एक आ रही हूं मैं आपके पास। नसरुद्दीन शाह ने यह कहा है कि मजहबी तालीम जो है उन्होंने बहुत हासिल नहीं की है, उनकी जो पत्नी है उन्हें और भी कम मजहबी तालीम, मजहबी जो जानकारी है वो हासिल है, बच्चों को और भी कम हासिल है। अगर कोई भीड़, तो ये उनकी निजी कमी है। एक सेकंड, तालीम की एक कमी है, सेकंड, उनकी कमी निजी नहीं कमी साहब, है। कमी नहीं। वो बात सेकुलरिज्म की कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं कि पढ़ाई जो है वो मजहबी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, जिस बात की दरकार है वो बात जाननी चाहिए। ये नहीं कि आप बस शुभ्रा जी, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। बात तो सुन लीजिए आप सर। फिल्म इंडस्ट्री आप कह रहे हैं निजी, उसी पर मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे। वो ये कह रहे हैं कि अगर कभी कोई भीड़ रोक करके पूछ ले कि तुम किस जाति के हो, किस मजहब के हो, किस धर्म के हो, तो बच्चे क्या बोलेंगे? उन्हें ये सोचकर डर लग रहा है। क्या गोरक्षा के नाम पर एक खास मजहब के लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है इस देश में? अगर उस बात का डर जाहिर कर रहे हैं नसरुद्दीन शाह, तो आप कैसे कह रहे हैं? आप तो खुद कह रहे हैं कि शुभ्रा जी, मैं आपको बताऊं, जिसके मन में डर और चोर होता है वही इस तरह की बातें करता है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, सैफू खान, इरफान खान, सबकी बीवियां जो है हिंदू हैं। एक लाइन से ये लोग षड्यंत्र के तहत तो ये गलत है। गंदगी फैला रहे हैं। अगर उसकी नतीजा इंटर रिलीजन शादी हो रही है तो आप उसको गलत साबित कर रहे हैं। सर, आप जो कह रहे हैं ना, उसमें तमाम शुरू से लेकर के अंत तक हजार आपत्तियां हो सकती हैं पढ़े लिखे लोगों को। आप जो कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेना जायज है, उस पर तमाम आपत्तियां हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप खुद जो बोल रहे हैं उसको सुनते भी हैं कि नहीं? आप खुद जो बोल रहे हैं उसको सुनते हैं कि नहीं? फिर आप ये कह रहे हैं कि जो अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं
वो गलत है। पहुंचती अगर सर पहले जो आप जनता खुद होता है बोल रहे हैं उसको सुन तो लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, आपको भी तो सुनाई देता होगा कि शुभ्रा क्या जी, बोल रहे शुभ्रा जी, हैं। अगर जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने इंटर रिलीजन शादी की है तो उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। ये पोंगा सोच है, पता है आपको जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत पुरातन पंथी है, बहुत पुरातन पंथी है सर। समाज आगे बढ़ गया है, आप भी आगे बढ़िए। समाज आगे बढ़ गया है, मुट्ठी भर के जो लोग हैं जो पोंगा पंथी में बांट कर रखना चाहते हैं, उनकी नहीं सुनेगा समाज। हाँ जयदी साहब, शुभ्रा जी, जयदी साहब, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतने ज्यादा सुरक्षित नहीं है जितने हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का संविधान उनको पूरी धार्मिक आपकी है। आप मेरी पूरी बात हो जाए, पूरी बात हो जाने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को क्या नकार सकते हैं? मैं आपके उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं, पहले कुछ सुनने की भी क्षमता नहीं, सभी मुसलमानों का कैसे आपने ठेका ले लिया है? नसरुद्दीन शाह का बयान मुसलमान की हैसियत से था, मैं आपको बता रहा हूं। वो अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। मैं भी मुसलमान हूं, आप सभी मुसलमानों की बात, मैं भी मुसलमान हूं, उनसे चैलेंज देता हूं, क्या ये जुमला वो पाकिस्तान या सऊदी अरब में कह सकते थे? जैदी साहब फर्क है सर, आप ये कह रहे हैं कि सभी मुसलमान ये सोचते हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। अगर कोई शख्स हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मजहब का हो, वो अपनी बात कर रहा है, खुद के अंदर का जो डर है उसको व्यक्त कर रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं सभी मुसलमान तो यही सोचते हैं? भाई किसी भी बिरादरी का एक सामूहिक जो राय है या हक है, वो तय करने का हक आपको किसने दे दिया? सामूहिक राय हमारी ये है कि हम भारत में सुरक्षित हैं, आपको किसने दे दिया हक सर? सभी मुसलमानों का हक तय करने का या राय तय करने का आपको किसने हक दे दिया? आप कैसे मानते हैं कि आप ही शाह को किसने हक दे दिया कि भारत वो अपनी बात कर रहे हैं सर, वो अपनी बात कर रहे हैं। शाह जी को अगर डर था शुभ्रा जी, आप उनके बयान को समझ नहीं पाए, आप उनके बयान को ठीक से देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। पहले उनके बयान को आप सुनिए, बार बार सुनिए, तब शायद आपके समझ में आ जाए कि वो क्या कहने। वो जब अपनी बात कर रहे हैं, आपको अगर नहीं लगता है, आपके सामने ऐसी घटनाएं नहीं आई हैं, आपके जहन में ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, वो एक बात है। वो जो सोचते हैं क्यों नहीं कह सकते? ये बताइए ना मुझे। स्टैंड शुभ्रा जी बनाया है, इसको स्टैंड बनाया पब्लिसिटी का। अगर वाकई उनको खतरा महसूस नहीं, जैदी साहब से सवाल है मेरा, अगर उनको खतरा था तो शाह का बयान जो है सुरक्षा मांगते हो, किसी राजनीति से प्रेरित है। तो अच्छा, वो बड़े एक्टर हैं, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतनी लंबी उम्र उन्होंने बिता दी, आपको उनकी समझ पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर एक हिंदुस्तान का रहने वाला नागरिक अपने संविधान और अपने देश के लिए एक नहीं हो सकता, तो उसको ना मैं हिंदुस्तान का नागरिक मानता हूं, ना उसको मैं मुसलमान मानता हूं। मॉब लिंचिंग, आप ना हिंदुस्तान के नागरिक होने से किसी को बेदखल कर सकते हैं, ना मुसलमान होने से बेदखल कर सकते हैं, ठीक है? उस आदमी को हिंदुस्तान में रहने का क्या अधिकार है जिसको भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है? आपको अगर अपनी राय रखने का हक है, तो क्या नसरुद्दीन शाह को अपनी राय रखने का हक नहीं है? बिल्कुल, मुझे एक लाइन में जवाब रखें, लेकिन संविधान की मर्यादा को देखते हुए। संविधान की मर्यादा, संविधान की मर्यादा तो यही कहती है, भारत संविधान की मर्यादा ये कहती है सर, संविधान की मर्यादा ये कहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि वो मुझे गाली दे दे। आपको गाली दी है उन्होंने? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये शाह साहब के बयान को मैं फिर से कह रही हूं कि आप लोगों ने सुना नहीं है ढंग से, आप बार बार सुनिए उसको। वहां तक है जहां तक मेरा हाथ दूसरे आप ये कह रहे हैं कि गाली दे दें, किसने किसको गाली दी है सर? किसने किसको गाली दी है? एक बात में, नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ पर नसरुद्दीन शाह ने जो कहा है, उनका पक्ष रखने के लिए या उनके समर्थन में बोलने के लिए इस डिबेट में कोई शामिल नहीं है, क्योंकि सवाल उनसे भी कई बनते थे। सवाल यह भी बनता है कि पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, असहिष्णुता की बात हुई थी, और तब अवार्ड वापसी भी हुई थी, आपको याद होगा, लंबी डिबेट्स चली थी इस पूरे मामले पर, और उसके आसपास भी इलेक्शंस थे। अभी भी अब इलेक्शंस का मामला आ रहा है, इलेक्शंस का जो मौका है वो आ रहा है। अब ये भी पूछा जा रहा है कि बार बार जब चुनाव नजदीक आते हैं तब क्यों याद आता है ये सब, तब क्यों ऐसे बयान सामने आते हैं? ये सवाल हैं जो कि नसरुद्दीन शाह से और उनके समर्थन में जो लोग बात कर रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, क्या उसे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी निजी राय, अपनी निजी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकता है? और अगर उसको ये फीलिंग शेयर करने के नाते ये कहा जाता है कि तुम चले जाओ जहां तुम्हें अच्छा लगता है, क्या अपने घर की समस्याओं पर बात करना अपने घर के खिलाफ बात करना है? जैदी साहब, शुभ्रा जी,
ये वही हिंदुस्तान है जहाँ 4 दिन पहले हामिद अंसारी को पाकिस्तान के खूनी नर्क से एक मुसलमान भारतीय को भारत की सरकार लेके आई है, सुरक्षित लेके आई। उसने अपनी मातृभूमि पे माथा टेका है और मातृभूमि की मिट्टी को अपने तिलक बना के लगाया है। हम उस भारत देश के निवासी जहां पे सबको अपनी और इसी को अभिव्यक्ति की अगर कुछ आजादी लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल उन पर कर बात रहे क्यों हैं। ना हो? नसरुद्दीन शाह जैसे लोग कर रहे हैं और गोरक्षा के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं वो वो नहीं भी कर रहे गलत हैं। है। मैं तो एकदम उन्हीं की सच्चे- तो बात कर रहे हैं वो। मैं बिल्कुल उन्होंने क्या ये कर- कहा कि बुलंदशहर अगर गौरक्षा हिंसा के को नाम पे जिस तरह किसी से निर्दोष हैंडल की किया हत्या की जा गया, रही है, गलत। बुलंदशहर लेकिन हिंसा आज उस पर भी बहुत सवाल खड़ा हो रहा गौरक्षा है के सर। मामले में शुभ्रा जी एक बात समझ बुलंदशहर लीजिए। हिंसा पर भी बहुत सवाल खड़ा पूरे हो रहा है विश्व के सर। सबसे उसका बड़े संदर्भ धर्मगुरु का- लेते हुए शुभ्रा जी, जैदी पूरे साहब, विश्व के सबसे बड़े जैदी साहब, धर्मगुरु आप किसी आयतुल्लाह शख्स सिस्तानी की साहब का राय को बयान ये है, कहकर खारिज नहीं कर हिंदुस्तान में सकते हैं। गाय का वध हराम है। देखिए अगर जो गाय का देखिए वध कोई भी देखिए करता जो है तो सही वो हो रहा हराम है, जो सही हो रहा है उसका हिंदुस्तान भी में जिक्र रहने होगा। वाले हर भारतीय देखिए, को जैदी साहब, गौ रक्षा की फलसफा जो रक्षा है, के लिए जो संकल्पित लोकतंत्र होना का पड़ेगा। फलसफा है वो समझ नहीं पाए आप। दरअसल जो सही हो रहा है उसको कहना बहुत जरूरी है और वो सब मानते हैं, हम सब मानते हैं सर। लेकिन जो गलत हो रहा है उस पर बात करना देशद्रोह या देश के खिलाफ बात करना नहीं, बल्कि परेशानियों पर जब तक बात नहीं होगी तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे उनकी समाधान की दिशा में। और अगर बात करने भर से ये कह दिया जा रहा है कि तुम कहीं और चले जाओ या तुम यहां होते वहां होते तो ये हो रहा होता तुम्हारे साथ, तो ये मुझे लगता है कि फिर से एक बार डिबेट शुरू हो जाएगी असहिष्णुता के मामले पर। और पिछली बार जब हुआ था आपने देखा था कि बात दूर तक गई थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।